नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सबकेहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज सोमवार 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है और ये 18वीं लोकसभा पिछली दो लोकसभाओं यानी 16वीं और 17वीं लोकसभा से कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार विपक्ष के सांसदों की संख्या बढ़ने से उसके हौसले बुलंद हैं। ऐसे में 18वीं लोकसभा को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि नई लोकसभा का क्या एजेंडा होगा, किन मुद्दों को लेकर तकरार हो सकती है, संसद में कौन से मुद्दे छाए रहेंगे, क्या नए सांसद तय करेंगे नया एजेंडा, या नई सरकार का सफर पिछली दो सरकारों की तरह आसान होगा। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में आज सुबह 10 बजे बीजेपी के सांसद भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई और अब 11 बजे लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर संसद के सदस्यों को शपथ दिलाना शुरू करेंगे। सत्र के पहले 3 दिन संसद के सदस्य शपथ लेंगे और इसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। बीजेपी नेता भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर विपक्ष में नाराजगी है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के कोडिकुंडिल सुरेश, जो अपने 8वें कार्यकाल में हैं, को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा के भर्तृहरि महताब को इस आधार पर नियुक्त किया गया कि उनका दावा अधिक है, क्योंकि यह उनका लगातार 7वां कार्यकाल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यदि यह तर्क अपनाया जाता है तो भाजपा के सांसद रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी, जो अपने 7वें कार्यकाल में हैं, पर विचार क्यों नहीं किया गया? क्या इसलिए कि वे सुरेश की तरह दलित हैं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा कि उनका नाम ही केवल जयराम रमेश है, उनमें ना तो भगवान राम की मर्यादा है और ना ही ज्ञान। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और कोडिकुंडिल सुरेश तो लगातार चुनकर भी नहीं आए। अजय आलोक ने कहा कि ये विपक्ष के लोग तय करके आ रहे हैं कि संसद को परेशान करना है। बता दें कि इससे पहले कल रविवार को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी कहा था कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कानून से नहीं बल्कि परंपरा से होती है। आज़ादी के बाद से भारत में यह एक लंबी परंपरा है। अब कांग्रेस इस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रही है। भर्तृहरि महताब लगातार 7वीं बार सांसद के तौर पर काम कर रहे हैं और परंपरा के अनुसार सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए इस 18वीं लोकसभा में भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर बनने के योग्य हैं। और जहां तक कांग्रेस सांसद के सुरेश का सवाल है, वे 8 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनका यह लगातार 4था कार्यकाल है। नीट यूजी 2024 में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का कल रविवार को री एग्जाम कराया गया। इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक सिर्फ 813 छात्रों ने ही दोबारा परीक्षा दी और 750 छात्र दोबारा परीक्षा देने नहीं आए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने के लिए कहा था। इसलिए कल रविवार को 7 केंद्रों पर इन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनटीए के अधिकारियों ने बताया कि जिन छात्रों को ग्रेस नंबर दिए गए थे, उनमें से केवल 813 छात्र रविवार को दोबारा परीक्षा देने आए। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से स्टे लगाए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल के वकीलों ने आज यानी सोमवार 24 जून की सुबह सुनवाई की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर 20 जून को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से पहले उन पर कुछ शर्तें भी लगाईं। जज ने केजरीवाल को जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सीएम अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से केजरीवाल को जमानत दिए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे के हालिया बयान ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल वह सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुंदर सिंह भंडारी ने चुन चुनकर लोगों को भाजपा से जोड़ा। सुंदर सिंह भंडारी ने एक पौधे को वृक्ष बनाया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया, कार्यकर्ताओं को ऊंचा उठाने का काम किया।
राज्य ने कहा कि भंडारी जी ने राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन वफा का वह दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए को मानते थे, लेकिन आज तो लोग उसी की उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वह चलना सीखते हैं। अब वसुंधरा राजे के इस बयान के बाद तमाम तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे और पार्टी नेतृत्व के बीच जो तल्खी देखने को मिली थी, उसकी गांठें फिर से खुलने लगी हैं। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 57 हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल रविवार को कहा कि मैं इस घटना की निंदा करती हूं। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस ने इस घटना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। जिस राज्य में सरकार द्वारा संचालित तस्माक नामक दुकानों से लाइसेंसी शराब मिलती है, उसके बावजूद कल्लाकुरुची शहर के बीचों बीच केमिकल आधारित अवैध शराब परोसी जाती है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ हैं? राहुल गांधी कहाँ हैं? वो सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि वो जीत जाएंगे। जब जहरीली शराब की वजह से दलित मर रहे हैं, तब राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आता। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मैं मांग करती हूँ कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी जाए। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भाजपा और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के 91 विधायक हैं। हर विधायक आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता के प्रति वफादार है। भाजपा ने कई मौकों पर आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हमारे सभी विधायक अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। वे जितना चाहे कोशिश कर ले, लेकिन वे हमारी पार्टी को नहीं तोड़ पाएंगे। मंत्री ने आगे कहा कि हालांकि पूरा पंजाब जानता है कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा भाजपा के एजेंट हैं। उनका शरीर कांग्रेस में है, लेकिन दिल भाजपा में है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। बता दें कि मायावती ने दूसरी बार आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा चुनावों के दौरान ही मई 2024 में मायावती ने अपरिपक्वता का हवाला देते हुए अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटाने का ऐलान किया था। मायावती ने पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया था। वहीं अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ 47 दिन में आकाश आनंद परिपक्व हो गए? मायावती द्वारा आकाश आनंद का कद बढ़ाए जाने पर बसपा से कांग्रेस में गए सांसद दानिश अली ने प्रतिक्रिया दी है। दानिश अली ने कहा कि आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रचार कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं से दबाव आया होगा, जैसा लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। ये बात उनकी पार्टी के नेताओं से पूछी जानी चाहिए। वहीं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अब चुनाव से पहले जो होना था, चुनाव के बाद करने का क्या मतलब है? जो लोग पहले कहते थे कि उनकी भूमिका क्या है, ये प्रश्न चिन्ह लग गया कि चुनाव से पहले आकाश आनंद खराब थे और अब आकाश आनंद अच्छे हो गए। इसे जनता को समझना चाहिए। जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब उसके भाई सूरज रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूरज को पार्टी कार्यकर्ता के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया। पार्टी कार्यकर्ता चेतन केएस ने 21 जून को सबसे पहले अपनी शिकायत डीजीपी ऑफिस को भेजी थी, लेकिन बाद में 22 जून को उन्होंने हासन पुलिस को ईमेल के जरिए शिकायत की। इसके बाद हासन पुलिस ने अभियुक्त को बुलाया, पूछताछ की और सूरज रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता चेतन ने बताया कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सूरज रेवन्ना से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि हमने एक दूसरे का टेलीफोन नंबर लिया। उन्होंने मुझे 16 जून को गनीकंद स्थित उनके फार्म हाउस पर मिलने के लिए कहा। चेतन का आरोप है कि जब मैं सूरज से मिला तो उसने गलत तरीके से छुआ और मेरे कपड़े उतार दिए। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और साथ ही मुझे धमकी भी दी। चेतन ने अपनी शिकायत में बताया, जब मैंने सूरज के करीबी शिव कुमार को इसके बारे में बताया तो उसने मुझे नौकरी और सूरज रेवन्ना से पैसे दिलवाने का लालच देने की कोशिश की। जेडीएस एमएलसी और एचडी रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सीआईडी आज सोमवार को हिरासत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। बता दें कि सूरज रेवन्ना के खिलाफ कल रविवार को होले नरसीपुरा ग्रामीण थाने में आईपीसी की धारा 377, 342, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
हरियाणा में इस साल होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमारी लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी और विधानसभा में 31 सीटें आई थी, तो इसी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस बार विधानसभा में हरियाणा में भाजपा साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद कहा कि मैंने पिछले 10 सालों में बहुत कुछ सीखा है। बता दें कि सूर्यकांता वापस शरद पवार की पार्टी में लौट आई हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से नाता तोड़ने के बाद 2014 में वो भाजपा में शामिल हुई थी। उन्होंने इस बार आम चुनाव 2024 में मराठवाड़ा के हिंगोली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट मांगा था, लेकिन वह टिकट पाने में नाकाम रहीं। टिकट ना मिलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और अब कुछ दिनों के इंतजार और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि सूर्यकांता पाटिल ने 4 बार सांसद और 1 बार विधायक के रूप में हिंगोली नांदेड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वह यूपीए सरकार के दौरान ग्रामीण विकास और संसदीय मामलों की राज्य मंत्री थी। इस क्षेत्र में वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।